एक ही दरवाज़ा है, अगर वो बंद हो जाएगा तो क्या होगा। एकदम जायज़ बात है। जो नेहरू विहार की बेसमेंट थी वो किसी घर की बेसमेंट नहीं थी, वो एक कमर्शियल मॉल है, उसकी बेसमेंट है। बहुत बड़े आकार की बेसमेंट है, उसमें एक नहीं, दो नहीं, 7 एग्जिट हैं। आज से 3 साल पहले केवल एक घटना हुई जब दिल्ली में यमुना का पानी बहुत बढ़ा। इस मॉल के पास में एक नाला है, करीब 50 एरियल डिस्टेंस 50 मीटर के आसपास या 30 मीटर के आसपास होगा वहाँ से। उसमें पानी का लेवल बढ़ने लगा। जैसे उसमें पानी का लेवल बढ़ने लगा, हमने अपने इंस्टीट्यूट में 7 दिन की छुट्टी कर दी कि जब तक ये नीचे नहीं जाएगा हम क्लास नहीं लेंगे। फायर डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट मिलता भी है तो उस पर क्लियर क्या लिखा होता है, क्योंकि वो बिल्डिंग कमर्शियल है तो कमर्शियल सर्टिफिकेट है। एमसीडी कहती है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट चाहिए। एजुकेशनल बिल्डिंग का सर्टिफिकेट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज दिल्ली में एक भी प्राइवेट संस्था के पास नहीं है, केवल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल को मिलता है। जो बच्चे हैं, बच्चे जिस इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं, उनकी नाराज़गी की वजह यह है कि मैं उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हूँ। तो बच्चों की नाराज़गी जायज़ है, लेकिन जो सीलिंग का एक्शन है मेरे ख्याल से 50 से ऊपर इंस्टीट्यूट्स पे हुआ, उसमें एक नाम हमारा भी है। पर शायद उनको मुझसे ज़्यादा उम्मीद थी, इसलिए उनको ख़राब लगा, हर्ट हुए, तो नाराज़गी पूरी मुझ पे फूटी है। और मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि सारा रोष मुझ पर है। कम से कम मैं इस बात को लेकर निश्चिंत हूँ कि वो मानते हैं कि मुझे उनके साथ और सही पक्ष में खड़ा होना चाहिए था। तो इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इतना गुस्सा मुझ पर किया। मीडिया ने गुस्सा क्यों किया? क्योंकि चैनल्स को व्यूज़ चाहिए, और जिसके नाम पे व्यूज़ मिलते हैं, अभी तुक्के से पिछले कुछ समय से मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं, तो मेरा नाम लिख के गाली देने में व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए मेरा नाम सबसे ऊपर रहता है। तो सबकी अपनी अपनी वजह है। जैसे आज़ादी की लड़ाई में वजहें सबकी अपनी अपनी थी, उन सब का नाम था आज़ादी, अंग्रेज़ों से मुक्ति। तो इस मामले में भी वजहें सबकी अपनी अपनी हैं, लेकिन सबके पास एक सुविधाजनक नाम है कि उसको गाली दो, कुछ वर्चुअल मॉब लिंचिंग जैसा करो, और सुख भी मिलता है। जब हम किसी को गाली देते हैं तो सुख तो मिलता ही है। तो सब इसलिए पीछे पड़े हैं, सबकी अपनी अपनी वजह हैं, लेकिन ठीक है, जब यूट्यूब ने, सोशल मीडिया ने मुझे प्रसिद्धि दी पिछले 3-4 साल में, मुफ्त में इतनी सारी प्रसिद्धि मिली, तो क्या होता है कि जब कुछ मिलता है तो हमें लगता है कि हम डिज़र्व करते थे, और जब कुछ विपरीत होता है तो हमें लगता है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो जिस तर्क से लोगों ने इतना स्नेह दिया, उसी तर्क से लोगों ने इतनी नाराज़गी मुझ पर उड़ेली। लोग एकदम ठीक हैं, गुस्सा एकदम जायज़ है, पर मेरी अपनी वजह है कि मैं इतना लेट क्यों हुआ। दूसरा सवाल आपका ये है कि मैंने इतने समय तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। इसकी 2 वजह हैं। एक तो मेरा स्वभाव, क्योंकि मैं भावनात्मक मामलों में बहुत मुखर और एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। 3 बच्चों की डेथ हुई, दर्दनाक मृत्यु हुई। उस दिन से मेरे घर में हम लोग, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, जो पिछले 2 दिन में हो रहा है उससे मुझे परेशानी लगभग नहीं के बराबर है। सारे चैनल्स मेरे पीछे पड़े हैं, इससे मुझे परेशानी नहीं के बराबर है। मेरे परिवार में लोग अचंभित भी रहते हैं कि मैं इतना सामान्य कैसे रह लेता हूँ। मुझे ज़्यादा चिंता दूसरी बात की है कि 3 दिन से हम घर में जब बात करते हैं या सोने जाता हूँ, नींद के नज़दीक पहुँचता हूँ, तो बार बार एक इमेज बनती है कि जब पानी भरा होगा तो उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी। क्योंकि 1-2 बार ऐसा हुआ कि नदी में तैरते हुए पानी नाक में भर गया, 1-2 सेकंड्स के लिए डूबते डूबते मरे, मतलब बचे। कितना पेनफुल होता है वो 2-3-5 सेकंड, जो हम तो खैर 2-3-5 सेकंड में फ्री हो गए, निकल गए उससे। पर उन बच्चों ने तो कम से कम 1-1.5-2 मिनट, मुझे नहीं पता कितना समय इस चीज़ का होता है, लेकिन लगभग इतना होता ही होगा, झेला ही होगा। उम्मीदों की जब आखिरी कड़ी टूटी होगी, जब टेबल पे चढ़े होंगे बचने के लिए और पानी इतना सारा आ गया होगा। मेरी इस पूरे प्रकरण में मूल चिंता उस अनुभव को महसूस करने की है, और वो दुख है। तो ऐसे दुख में उनके पेरेंट्स को मैं जानता नहीं हूँ, मैं उनसे कैसे अपनी बात कहूँ, कैसे उनसे मिलूँ।
दूसरा, जो विद्यार्थी इस समय आंदोलन में हैं, उनकी सारी बातें जायज़ हैं, लेकिन वो जिस उम्र में हैं, जिस गुस्से में हैं, थोड़ा सा ये भय भी होता है कि अगर हम जाके बात भी करें तो उस समय वो पूरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। अच्छी बात है कि आज ऐसे 3-4 बच्चों से मेरा मिलना हुआ है। मैं भी एक मीटिंग से आ रहा हूँ, एलजी साहब ने बुलाई थी मीटिंग, उसमें कुछ बच्चे भी आए हुए थे और कई इंस्टीट्यूट्स के ऑनर्स भी थे, दिल्ली सरकार के आला अधिकारी भी थे, डीडीए से, एमसीडी से, फायर डिपार्टमेंट से, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार के वो भी थे। तो वहाँ थोड़ी सी बच्चों से मेरी मतलब 1-to-1 नहीं, लेकिन हाँ मीटिंग के दौरान बातें हुई। अब मुझे लगता है कि वो सहजता है, हो सकता है कि मैं आज या कल में बच्चों से मिलूँगा। क्या दिल्ली सरकार का कोई मंत्री, जिस मीटिंग का आप जिक्र कर रहे हैं एलजी साहब के साथ अभी चंद घंटों पहले हुई, क्या कोई दिल्ली सरकार का मंत्री भी था उसमें? नहीं, एक भी मंत्री नहीं था दिल्ली सरकार। ये मामला अभी एलजी साहब हैंडल कर रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स बहुत सारे थे, दिल्ली सरकार का कोई मंत्री नहीं था उसमें। अगर आप कुछ बता सके कि उस मीटिंग में क्या बातचीत हुई, किन मुद्दों पे बात हुई और क्या सहमति बनी? मीटिंग बड़ी अच्छी हुई, अच्छा लगा कि एलजी साहब भी और दिल्ली सरकार अब काफ़ी एक्टिव है। दरअसल उनको भी कुछ मामलों में क्लैरिटी नहीं थी, बच्चों की समस्याएं भी सुनी ने, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का अपना पक्ष क्या है वो भी सुना, कौन से ऐसे नियम कानून हैं जो कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं वो भी सुना, सब नोट किया। उसके बाद एक छोटी कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में मैं भी हूँ, कुछ टीचर्स और भी हैं। उसमें अगर मैं ठीक ध्यान कर रहा हूँ तो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी भी हैं, डीडी एमसीडी के जो हेड्स हैं वो भी हैं। तो हम सब लोग अगले कुछ दिनों में कुछ मीटिंग्स करके इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। और वो सुझाव सब लोगों ने दिए, मैंने भी दिए, और वो सब नोट किए गए हैं। कुछ बातों पर ऐसा लग रहा है कि अच्छा समाधान जल्दी निकल जाएगा। सर, आपके कोचिंग सेंटर की बात करते हैं, दृष्टि आईएएस की बात करते हैं। जो मुखर्जी नगर में जो कोचिंग सेंटर है उसको एमसीडी ने उसका बेसमेंट सील कर दिया था। बच्चे आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो दोनों कोचिंग सेंटर मुखर्जी नगर में हो चाहे करोल बाग में हो, वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चे कल रात को आपके घर के सामने पे पहुँच गए हैं। बच्चों में बहुत आक्रोश है, वो जस्टिस चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ये भी लगा है कि दृष्टि आईएएस से कोई चूक हुई है? मतलब ये कह सकते हैं आराम से कि चूक हुई है, और लेकिन वो चूक ऐसी नहीं थी कि नीयत हमारी खराब रही हो, लेकिन हाँ चूक हुई है नियमों के स्तर पर। इंटरेस्टिंग बात या विचित्र बात ये है कि अगर आप मुझसे पूछें कि दिल्ली में कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी संख्या कम से कम 1000 तो होगी ही, शायद ज़्यादा होगा, 2000 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो नॉर्म है फायर एनओसी की, एजुकेशन बिल्डिंग की, अगर आप मुझसे पूछें कि वो दिल्ली में कितनी बिल्डिंग्स के पास हैं, मेरा अनुमान है कि 2000 में से शायद एक के पास भी नहीं है। एक के पास भी नहीं? जी, ध्यान रखिए मैं जो कह रहा हूँ, फायर एनओसी फॉर एजुकेशनल बिल्डिंग। फायर एनओसी कई तरह के होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए बने होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोशिश हमने या बाकी इंस्टीट्यूट्स ने नहीं की, पर क्या होता है कि जब कोई हादसा होता है उसके बाद मोटी मोटी चीज़ें सतह पे आती हैं कि फायर एनओसी नहीं था, या ये नहीं था, या वो नहीं था, और जनता का आक्रोश फट पड़ता है। उसके पीछे की वजहें क्या हैं, परिस्थितियाँ क्या हैं, वो सोचने के लिए, समझने के लिए धैर्य चाहिए, समय चाहिए। तो मैं असल में 3 दिन से ये भी चाह रहा था कि पहले सारी स्थितियाँ सामने आ जाएं, क्योंकि 1-1.5 दिन तक तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा था कि कितने बच्चे थे, क्या स्थिति है। धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट हुई, तो फिर आज ये मीटिंग हुई, तो मेरा ख्याल है कि अब हम उन सब बातों पर ज़्यादा स्पष्ट रूप से बात कर सकते हैं। जहाँ तक बात है हमारी बेसमेंट की, हमारी बेसमेंट मुखर्जी नगर में थी, करोल बाग में हमारे पास 4-5 बिल्डिंग्स हैं, उनमें से एक बिल्डिंग की बेसमेंट सील हुई है। बेसमेंट जो करोल बाग में थी वो अप्रूव्ड बेसमेंट है, अप्रूव्ड कमर्शियल बेसमेंट है, जिसमें एनओसी पे लिखा हुआ है कि उसमें ऑफिस चलाया जा सकता है। उसमें ऑफिस ही चल रहा था, पर अभी एमसीडी पर जो दबाव था उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से सबको सील किया है, हमें भी सील किया है। नेहरू विहार में जो बेसमेंट थी, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा शोर हुआ,
दरअसल क्या होता है कि जैसी बेसमेंट की बात आई तो सबके मन में बेसमेंट की एक इमेज बन गई है, एक छवि बन गई है। छवि ऐसी कि एक छोटी सी बेसमेंट है, उसमें कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, एक ही दरवाज़ा है, अगर वो बंद हो जाएगा तो क्या होगा। एकदम जायज़ बात है। जो नेहरू विहार की बेसमेंट थी वो किसी घर की बेसमेंट नहीं थी, वो एक कमर्शियल मॉल है उसकी बेसमेंट है, बहुत बड़े आकार की बेसमेंट है। उसमें एक नहीं, दो नहीं, 7 एग्जिट हैं। सातों एग्जिट आपस में कनेक्टेड हैं। उसमें क्लासरूम्स थे, हर एक क्लासरूम के अंदर मैप लगे हुए हैं कि किसी भी इमरजेंसी में आप कहाँ कहाँ से बाहर निकल सकते हैं। हमारे स्टाफ के जितने मेंबर्स हैं उन सब की ट्रेनिंग वहाँ पर लगातार होती है। फायर डिपार्टमेंट की मॉक ड्रिल्स वहाँ पर लगातार स्टाफ के साथ होती हैं। मैं अपने होशो हवास में ये बात कह रहा हूँ कि हमें 3 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ उसके पहले ये एहसास था कि वो बेसमेंट शायद दिल्ली के सबसे सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में से एक है, क्योंकि जहाँ तक फायर की बात है, और वो बिल्डिंग बनी है नेशनल बिल्डिंग कोड के जो लेटेस्ट प्रतिमान है उनके हिसाब से, क्योंकि वो बिल्डिंग हाल ही की बनी हुई 10-12 साल पहले की बिल्डिंग है। जब वो बिल्डिंग बनी, क्योंकि हम उसके मालिक नहीं हैं, हम उसके टेनेंट हैं। जो उसके मालिक हैं, जब हमने उनसे पूछा, क्योंकि पिछले 1-2 साल से ये प्रोसेस ज़्यादा हुआ शुरू, हमने उनसे पूछा कि क्या आपके पास अथॉरिटी है। उन्होंने कन्वेंस डीड की कुछ चीज़ें अंडरलाइन करके दी, जो उन्होंने हाई कोर्ट में भी दिखाई। हाई कोर्ट में इस पर 1-1.5 साल से केस भी चल रहा है। डीडी और एमसीडी के बीच में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कई चिट्ठियाँ एमसीडी ने लिखी हैं, कई डीडी ने जवाब दिए हैं। अब कोर्ट में कल फिर उसकी अर्ली हियरिंग होने वाली है, उसमें वो बात भी आने वाली है 28 अगस्त को, वरना वो हियरिंग थी ही 28 अगस्त को। फैसला वैसे भी होने वाला था कि ये अलाउड है या नहीं, उसके बाद हम शायद हटते ही। और पिछले 1 साल में हमने अपने स्टूडेंट्स को न केवल क्लास में मैंने बताया कई बच्चों को, अब जो एकदम लेटेस्ट वाले बच्चे हैं उनको छोड़ दें, क्लास में जा जा के सबको बताया कि ऐसा हो सकता है कि हमें इसकी परमिशन ना मिले, उस केस में हम शिफ्ट करेंगे। यहाँ तक कि उनसे आज से करीब 1 साल पहले की बात होगी, उनसे हमने ऑनलाइन एक फॉर्म भरवाया कि उस केस में वो कहाँ जाना पसंद करेंगे, करोलबाग जाना पसंद करेंगे, यहाँ रहना पसंद करेंगे, या अभी तय नहीं कर पा रहे हैं, बाद में तय करेंगे। वो डेटा हमारे पास पूरा है कि उन बच्चों ने 1 साल पहले क्या क्या वोट भरा। और सहमति ये थी कि अभी सरकार में वो हाई कोर्ट में केस चल रहा है, जैसे उस पर कोई निश्चित निष्कर्ष आएगा उसके बाद हम उस तरह से काम करेंगे। हमें ऐसा लगता था कि जो चिंता ज़्यादा फायर की है, और ऐसा पिछले साल हुआ भी था। दिल्ली में एक घटना हुई थी, कुछ साल पहले सूरत में हुई थी, अभी गुजरात में 1-2 घटनाएं और घटी हैं कि गेमिंग जोन में अचानक आग लगी। दिल्ली में जिस तरह की गर्मी इस साल थी, उस समय हम भगवान से प्रार्थना करते थे कि किसी इंस्टीट्यूट में कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि इतनी गर्मी थी, रात दिन एसी चल रहे थे, उतना लोड उठाना बड़ा मुश्किल होता है। मुखर्जी नगर की बात नहीं है, पूरी दिल्ली में जहाँ जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आप कहीं जाके सर्वे करके देखिए, अधिकांश इंस्टीट्यूट्स में केवल एक एंट्री एक एग्जिट है, एक ही रास्ता है। सबसे बड़ी चिंता, उसी रास्ते पर मीटर लगे हुए बिजली के। जो पिछले साल दिल्ली की एक संस्था में आग लगी जिसमें कुछ बच्चों को 3rd फ्लोर से जंप लगाना पड़ा, चोटें लगी, लेकिन गनीमत है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। क्या हुआ था उसमें? एक ही रास्ता है, उसमें मीटर है, उसमें आग लग गई, धुआं ऊपर गया। और शुरू में बच्चे ऊपर छत पे नहीं जा पा रहे थे, बाद में फिर दरवाज़ा खुला, वो चले गए वहाँ पर, लेकिन तब तक कुछ बच्चे जंप लगा चुके थे। चाहे सूरत हो चाहे कुछ भी हो, मूल खतरा आग से होता है। और दिल्ली में जब गर्मी पड़ती है, और जब सर्दियाँ पड़ेंगी, सर्दी में फिर हीटर चलेंगे बहुत ज़्यादा, गर्मी में विशेष रूप से 1 महीना इतनी दिक्कत रहती है। और इस साल हमने पहली बार ऐसा किया सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। इस साल हमने पहली बार ऐसा किया कि गर्मियों में बच्चों को ये कह के लगभग 15 दिन या 1 महीने की छुट्टियां दी, ऑनलाइन क्लास करवाई कि गर्मी ज़्यादा है, कहीं इस समय ऐसा ना हो कि एसी चलने से कोई आग लग जाए, हादसा हो जाए। ये पहली बार हुआ। और 3-4 इंस्टीट्यूट जो मेरे परिचय में थे उस समय, मैंने उनसे भी निवेदन किया था कि गर्मियाँ ज़्यादा हैं और कहीं कोई दिक्कत ना हो तो आप भी हो सके तो छुट्टियाँ करें या ऑनलाइन क्लास करें कुछ दिनों के लिए। हमारे जहन में ये बात कभी आई नहीं थी कि पानी भर सकता है।
आज से 3 साल पहले केवल एक घटना हुई जब दिल्ली में यमुना का पानी बहुत बढ़ा। इस मॉल के पास में एक नाला है, करीब 50 एरियल डिस्टेंस 50 मीटर के आसपास या 30 मीटर के आसपास होगा वहाँ से। उसमें पानी का लेवल बढ़ने लगा। जैसे उसमें पानी का लेवल बढ़ने लगा, हमने अपने इंस्टीट्यूट में 7 दिन की छुट्टी कर दी कि जब तक ये नीचे नहीं जाएगा हम क्लास नहीं लेंगे। 7 दिन छुट्टी हुई, ऑनलाइन क्लास चली, बच्चे वहाँ चले गए। 3 दिन पहले जो घटना घटी उसके बाद पहली बार हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि कहीं ऐसा भी तो हो सकता है, ये हमारे जहन में कभी नहीं आया था। और मैं एमसीडी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने सीलिंग कर दी है। और मैं चाहूँगा कि पूरी दिल्ली में जहाँ भी कोई ऐसी बिल्डिंग हो जहाँ अनसेफ तरीके से क्लासेस चलती हों, हमारी हो किसी की भी हो, स्ट्रिक्ट एक्शन हो, लेकिन एक पॉलिसी सरकार की तरफ से बन जाए जो पॉलिसी मतलब क्लियर कट हो, ट्रांसपेरेंट हो। जैसे भी फायर सर्टिफिकेट को लेकर बड़ी दिक्कत है। आप फायर डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट जब मांगते हैं, पहली बात तो सीधे इश्यू नहीं करते, वो कहते हैं कि आप एमसीडी के थ्रू आओ, डीडीए के थ्रू आओ। आज की मीटिंग में ये प्रस्ताव भी रखा गया और आज फायर डिपार्टमेंट ने कहा कि हमें ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि सीधे हमसे आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। फायर डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट मिलता भी है तो उस पर क्लियर क्या लिखा होता है, क्योंकि वो बिल्डिंग कमर्शियल है तो कमर्शियल सर्टिफिकेट है। एमसीडी कहती है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट चाहिए। एजुकेशनल बिल्डिंग का सर्टिफिकेट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज दिल्ली में एक भी प्राइवेट संस्था के पास नहीं है, केवल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल को मिलता है। और ये भी क्यों हुआ? क्योंकि 2020 से पहले डीडीए की भाषा में हम एजुकेशनल बिल्डिंग वाली एक्टिविटी में नहीं थे, हम कमर्शियल एक्टिविटी में थे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जीएसटी के हिसाब से आज भी कमर्शियल एक्टिविटी है और इसलिए जो जीएसटी में हमारा टैक्स जमा होता है वो कमर्शियल कोचिंग नाम से होता है, तो हम कमर्शियल एक्टिविटी हैं। कमर्शियल एक्टिविटी का मतलब है कमर्शियल बिल्डिंग में हम काम कर सकते हैं। हम वहाँ काम करते थे। जिस मॉल की बात आप कर रहे हैं उस मॉल के मालिक ने मुझे कई बार ये विश्वास दिलाया है कि कमर्शियल मॉल के तौर पर इसके पास एनओसी है। कैसे है? कन्वेंस डीड में लिखा हुआ है, डीडीए इज गिविंग द कन्वेंस डीड ऑन द बेसिस ऑफ द फायर क्लियरेंस रिसीव्ड फ्रॉम द फायर डिपार्टमेंट। लेकिन बेसमेंट के पास पूरी क्लैरिटी ऐसी नहीं थी। इसका क्या जवाब दिया उन्होंने कि 2018 में जब एफएआर के रूल्स चेंज हुए, फ्लोर एरिया रेशो बोलते हैं, जब रूल्स चेंज हुए तो एडिशनल एफएआर उनको मिला है और एडिशनल एफएआर के लिए उन्होंने डीडीए में अप्लाई किया हुआ है कमर्शियल एफएआर बनाने के लिए। अगर वो कमर्शियल एफएआर है तो कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ हो सकती है। वी हैव बीन अंडर दिस इम्प्रेशन। और हमेशा ध्यान रखना है, जब बेसमेंट को लेके हमें खूब आजकल नाराज़गी है, ठीक है होनी चाहिए, हम एकदम सहमत हैं कि बेसमेंट सील हो जानी चाहिए, लेकिन दिल्ली की मेट्रो बेसमेंट में चलती है, अंडरग्राउंड ही चलती है। पालिका बाज़ार बेसमेंट में ही है। दिल्ली के लगभग हर मॉल में बेसमेंट में बहुत बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहाँ लाखों लोग शॉपिंग करते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ की जो बेसमेंट्स हैं ठीक तरीके से बनाई गई हैं। और कमर्शियल मॉल की तरफ से हमें ये बार बार आश्वासन मिला कि वो बेसमेंट उसी तरीके से बनी हुई है। और उन्होंने कहा कि हमने डीडीए में अप्लाई किया है कि हमें कमर्शियल एफएआर में इसका एनओसी मिले। अगर कमर्शियल एनओसी मिल जाता, एनओसी क्यों नहीं मिल रहा? डीडीए का मानना है कि ये काम एमसीडी का है, एमसीडी का मानना है कि काम डीडीए का है। एमसीडी ने कई पत्र डीडीए को लिखे, डीडीए ने कई पत्रों में जवाब एमसीडी को दिया और यहाँ तक कहा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। पिछली मीटिंग में हाई कोर्ट में डीडीए ने पहली बार ये कहा कि हम एमसीडी को राइट्स दे रहे हैं और अब एमसीडी जो कल हियरिंग होने वाली, शायद उसके बाद हमें वैसे भी इशू करती, या तो परमिशन मिल जाती या वो इशू करती कि आपको ये छोड़ना पड़ेगा, तो हम छोड़ते उसको। मतलब बेसमेंट होने मात्र से चीज़ें जैसी फैल जाती हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, उस बेसमेंट का पूरा लेआउट स्ट्रक्चर एमसीडी को हमने सबमिट किया हुआ है, डीडीए को सबमिट किया हुआ है, फायर डिपार्टमेंट को सबमिट किया हुआ है एनओसी के लिए कुछ महीने पहले। अब तक वहाँ से रिजेक्शन भी नहीं आया उसका। और उसमें 7 फायर एग्जिट्स बड़े बड़े, वो सब उसमें नक्शे में है और नक्शे में नहीं है, वो रियलिटी में भी है। सर आपने अभी एक बात बोली, लेकिन इसके बावजूद पिछले 3 दिन में जो घटना घटी उसे देखने के बाद मुझे एहसास है कि ये केयरलेसनेस थी, हमारे दिमाग में बात कभी नहीं आई। और मैं आपके चैनल पर बड़ा खुल के कह रहा हूँ कि परमिशन कभी भविष्य में मिल भी गई तो भी हम बेसमेंट में काम नहीं करेंगे। मैं इसका भरोसा आपको दे रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ पूरी दिल्ली में एक भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बेसमेंट में ना चले, और ऊपर भी चले तो फायर सेफ्टी के साथ चले।
मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर देता हूँ यहाँ पर, आपको हो सकता लगे कि मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, मैं खुल के ये बात कह रहा हूँ, बिल्डिंग सेफ्टी नॉर्म्स के मामले में जितनी शिद्दत से हम कोशिश करते हैं, मुझे भरोसा है कि वैसी शिद्दत कहीं आपको नहीं मिलेगी। अगर आप चाहेंगे, मैं भी आपको अपने व्हाट्सएप में एक चीज़ दिखाऊंगा। हमारे पास एक, आप, मुझे नहीं पता बाकी इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, मैं अपना बता रहा हूँ आपको। 2 महीने पहले, 3 महीने पहले हमने एक वैकेंसी निकाली, क्योंकि हमने 1.5 साल पहले एक डिविजनल हेड रैंक का ऑफिसर बनाया अपनी कंपनी। डिविजनल हेड हमारे यहाँ सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट है, जो केवल सेफ्टी देखेगा बिल्डिंग्स की। उसका एक ही काम था, बिल्डिंग की सेफ्टी देखना। जनवरी 2023 में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, मैं उसका मेंबर हूँ। उस ग्रुप का काम क्या है, 16 पॉइंट्स उसमें लिखे हुए हैं, जिसमें एक लिखा हुआ है कि मैंने चेक कर लिया है कि सारे दरवाजे खुले हैं, फायर एग्जिट साफ़ है, उसमें कोई बाधा नहीं है, छत के दरवाजे खुले हुए हैं, कोई इमरजेंसी होने पर बच्चे बाहर निकल सकते हैं। वो सब 16 पॉइंट्स हैं उसमें।